नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। असम के छोटे से शहर डिब्रूगढ़ से निकलकर देश के चीफ जस्टिस बनने तक का सफर तय करने वाले देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जो हमेशा याद किए जाएंगे। उनके बेबाक और निर्भीक फैसले बड़े से बड़े विवादों को सुलझाते रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अयोध्या मामले पर सदियों से लंबित विवाद को खत्म कर दिया और देश का सौहार्द भी नहीं बिगड़ने दिया। उनका फैसला देश की आत्मा यानी विविधता में एकता को दर्शाता है, इसलिए उनकी छवि भी ऐसी है जिसके कारण हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं न्याय और इंसाफ की उम्मीद जगी है। उन्होंने अपने फैसले में आरटीआई के जरिए सीजेआई के ऑफिस तक जनता की पहुंच बना दी। शबरीमला मंदिर विवाद हो, राफेल विवाद हो या सिर्फ अंग्रेजी में छपते सालों से चले आ रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलना हो, उन्होंने अपने करीब 13.5 महीनों के कार्यकाल में ऐसे कई काम किए हैं जिनसे कई विभाग, कई तंत्र, कई महकमे प्रभावित हुए। आज विशेष में हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के तमाम बड़े फैसलों पर नजर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने 9 नवंबर को अयोध्या विवाद मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। भारत की न्यायपालिका के इतिहास में यह दिन स्वर्णिम अध्याय बन गया। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबको बहुत धैर्य से सुना और सर्वसम्मति से फैसला दिया। पूरे देश की ये इच्छा थी कि इस मामले पर जल्द से जल्द फैसला आए। अयोध्या मामला काफी पुराना और विवादित था, लेकिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसे बेहद सुलझे तरीके से निपटा दिया। इससे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में रंजन गोगोई का कार्यकाल यादगार रहा है। चीफ जस्टिस के रूप में रंजन गोगोई का कार्यकाल बेहद प्रभावशाली रहा है। करीब 13.5 महीने के इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने कुल 47 फैसले सुनाए, जिनमें से कुछ ऐतिहासिक फैसले भी शामिल हैं। रंजन गोगोई के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने के दौरान सुप्रीम कोर्ट से कई महत्वपूर्ण फैसले आए, लेकिन इनमें से सबसे प्रमुख फैसला है अयोध्या पर आया फैसला। अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अपना फैसला सुनाया। पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर शामिल थे। 5 जजों की संविधान पीठ ने 40 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। संविधान पीठ ने विवादित जमीन पर अपना फैसला सर्वसम्मति से रामलला के हक में सुनाया। जो ऐतिहासिक फैसला आया है राम मंदिर पे, वो बहुत ही ऐसा फैसला है जो कि सदियों तक जिसको याद रखा जाएगा। जो पिछले 500 सालों से मुद्दा अटका हुआ था, उसका फैसला अब हुआ है जाके, इसलिए उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा भारतीय इतिहास में और शायद विश्व के इतिहास में भी। और राम मंदिर बनाने का उन्होंने रास्ता प्रशस्त कर दिया, साफ कर दिया और सरकार को एक निर्देश दे दिया कि आप ट्रस्ट बना के आप राम मंदिर का बनाना शुरू करें। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान को अयोध्या की 2.77 एकड़ विवादित जमीन का मालिकाना हक देने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को मंदिर बनाने के लिए 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि 2.77 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। एएसआई के मुताबिक मंदिर के ढांचे के रूप में ही मस्जिद बनाई गई थी। कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के दावे को भी खारिज कर दिया।
संविधान पीठ ने साफ किया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड विवादित जमीन पर अपना मालिकाना हक साबित नहीं कर सका। ऐसे में कोर्ट ने फैसला रामलला विराजमान के पक्ष में सुनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए कहीं और 5 एकड़ जमीन देने के निर्देश दिए। अयोध्या मामले का फैसला काफी पुराना और बेहद जटिल था, फिर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने बेहद सटीक तरीके से इसको निपटा दिया। इस मामले को सुलझाने के लिए उन्होंने मध्यस्थता की पहल भी की। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 8 मार्च को अपने फैसले में मध्यस्थता को मंजूरी देते हुए 3 मध्यस्थों की नियुक्ति भी की थी। हालांकि इससे यह विवाद नहीं सुलझा तो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में वापस शुरू हुई। हुआ क्या कि उन्होंने इस केस को, जो अयोध्या मंदिर वाला केस है, लगातार हर दिन सुना। ये सबसे पहली पहल थी। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो छुट्टियों वाले दिन भी बैठेंगे, शनिवार को भी बैठेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट शनिवार को काम नहीं करता। दूसरा, उन्होंने मध्यस्थता की भी कोशिश करी, हर एक को मौका दिया कि भाई मध्यस्थता करके आपस में मामला सुलझा लें। लेकिन जब नहीं सुलझा तो वो लगातार हर दिन उन्होंने इसकी हियरिंग करी और आखिर में जाके उन्होंने 40 दिन की लगातार हियरिंग करके 5 जजों ने एक ऐसा अभूतपूर्व फैसला दिया जिसको शायद सदियों तक पीढ़ियां याद रखेंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को अयोध्या विवाद में विवादित जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला दिया था। कई पक्षकारों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कानून के जानकारों के साथ ही सभी का मानना है कि चीफ जस्टिस के रूप में रंजन गोगोई के नाम सबसे बड़ी उपलब्धि अयोध्या मामले पर फैसला रही है। उन्होंने जिस तरह से इतने पुराने विवाद को सुलझाते हुए फैसला दिया, उसकी सबने तारीफ की। इनके कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन सबसे अहम फैसला जो आया है वो अयोध्या का है। और ये फैसला इस तरह का आया जो कि इतने दशकों से चल रहा मामला था, वो इस तरह से सुलझा कि जिनके खिलाफ फैसला गया है उन्होंने भी इसको स्वीकार किया है और वो यहाँ तक गए हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन भी दायर नहीं करेंगे। तो इसलिए फ़ैसला अहम है, सिर्फ इस ख्याल से नहीं कि ये अयोध्या का मामला सुलझ गया है, इस ख्याल से भी कि मामला इस तरह से सुलझा है कि जिनके खिलाफ भी फैसला आया है उन्होंने भी इसको स्वीकार किया और फैसला सर्वसम्मति से आया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों ने भी प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का सही ढंग से हल निकालने और अति संवेदनशील मुद्दे पर फैसला सुनाने के लिए जमकर प्रशंसा की। देश के अगले नामित प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने कहा कि न्यायमूर्ति रंजन गोगोई का धैर्य, साहस और चरित्र इतना मजबूत है कि कुछ भी गलत हो पाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और फ्रांस के बीच 2016 को 36 राफेल विमान खरीदने की डील पर साइन हुए थे। नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले को गलत ठहराते हुए कांग्रेस ने इस डील को महंगा बताते हुए सौदे में अनियमितता और गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। 2018 में इस मामले पर जनहित याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया। इसी दौरान राहुल गांधी के एक बयान को कोर्ट ने अवमानना माना और उन्हें नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने दोनों ही मामलों पर अपना फैसला सुनाया। राफेल विमान सौदा। 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इसी सौदे को निशाने पर लिया था, लेकिन राफेल सौदे में सरकार द्वारा कथित अनियमितता और गड़बड़ी करने का मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय में पहले ही उठ चुका था। 2016 में फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने के सौदे को मोदी सरकार ने हरी झंडी दिखाई थी, लेकिन खरीद में बताई गई कीमत को लेकर सरकार पर तथ्य छुपाने के आरोप लगे। 13 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कर सरकार द्वारा की गई डील की स्वतंत्र जांच की मांग की गई। 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई। इस PIL में डील पर स्टे लगाने की मांग की गई थी। 18 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 10 अक्टूबर 2018 के लिए टाल दी।
8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पर एक और नई PIL के तहत सुनवाई करने के लिए सहमति जता दी। इसमें मांग की गई थी कि सरकार सौदे से जुड़ी सारी जानकारी बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपे। 10 अक्टूबर को कोर्ट ने सरकार से सील लिफाफे में जानकारी साझा करने का निर्देश दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले बार ही बोल दिया कि आपके केस में कोई दम नहीं है, आप ये जो खोजबीन कर रहे हैं बिना किसी सबूतों के, वो आपको नहीं परमिशन है जिस चीज़ की, और उन्होंने पहले ही इसको डिसमिस कर दिया। इन लोगों ने पुनर्विचार याचिका दायर करी, उसको भी फिर से खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इस मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भी इस मामले में कूद पड़े। इन्होंने राफेल मामले में कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए FIR करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की। 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों के अंदर राफेल की कीमत से जुड़ी हुई जानकारी सरकार से बंद लिफाफे में सौंपने को कहा। 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जहां फैसला सुरक्षित रखा, वहीं 14 दिसंबर 2018 को रंजन गोगोई ने फैसले में कहा कि सरकार द्वारा सौदे में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है और CBI जांच की मांग से जुड़ी सारी याचिकाओं को रद्द कर दिया। इसमें जहाज के जो आपका राफेल जहाज है, उसके मद्देनज़र जो ख़रीदारी का पैसा था, वो उन्होंने उसमें कोई गलती नहीं पाई। उन्होंने जो ऑफसेट पार्टनर है उसमें भी कोई गलती नहीं पाई। उसमें उन्होंने कोई करप्शन, भ्रष्टाचार भी नहीं पाया और बड़ा साफ कर दिया कि आपकी किसी भी दलील में कोई भी दम नहीं है, और उनकी रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के सामने ये मामला चुनौतीपूर्ण बन गया था जब जनवरी 2019 को राफेल मामले से जुड़ी पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी गई। रंजन गोगोई ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी सुनवाई ओपन कोर्ट में करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश ने पारदर्शिता बनाए रखने की कोशिश की। इस मामले में मीडिया में लीक गुप्त कागजों का जिक्र भी आया, जिसका सरकार ने विरोध किया, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने मीडिया के तथ्यों को भी संज्ञान में लिया। 12 अप्रैल 2019 को बीजेपी की नेता मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का मुकदमा किया। इस मामले को मुख्य न्यायाधीश ने गंभीरता से लिया और 23 अप्रैल को राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने राफेल पर दिए अपने बयान के लिए बिना शर्त माफी मांगी। 10 मई को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने पुनर्विचार याचिका और राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन कोर्ट ने राहुल गांधी को उनके बयान को लेकर क्लीन चिट देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने एक बहुत ही ऐसा कार्य किया था जिससे सुप्रीम कोर्ट बहुत आहत हुआ था। उन्होंने ये कह दिया था कि चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिख दिया है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी लेखी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया, अदालत की अवमानना का जो होता है केस, और उस पर उन्होंने कहा कि आप गलत हैं, और जिसको लेके राहुल गांधी ने बोला कि हमें माफ़ कर दीजिए, बिना शर्त उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन साथ में उनको वार्निंग दे दी गई कि दोबारा ऐसा ना करें। 14 नवंबर 2019 को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने राफेल मामले में दायर की गई सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला पढ़ते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा सौदे की प्रक्रिया में गड़बड़ी की सभी दलीलें खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में कोई FIR दर्ज होना चाहिए या फिर किसी की जांच की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अभी इस मामले में एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। पहले जो फैसला है उसमें कोर्ट ने अलग अलग पहलुओं की पड़ताल करके उस पर अपनी फाइंडिंग्स दी थी। कोर्ट ने कहा कि टेक्निकल जो एस्पेक्ट है उस पर कोई दिक्कत नहीं है, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उस पर दिक्कत नहीं है, और एक जो अनिल अंबानी की जो कंपनी है जिसको अलग से कुछ काम देने की बात थी, उसको लेके कई बार कुछ राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए थे कि उसमें हो सकता है कि भ्रष्टाचार का मामला हो। लेकिन सभी पहलुओं की पड़ताल के बाद कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और एक तरह से कहें कि पुराने फैसले पे ही कोर्ट ने दोबारा मुहर लगाई है।
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को मंजूर कर लिया। साथ ही अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को सावधानी से बयान देना चाहिए। कोर्ट को राजनीतिक विवादों में घसीटना गलत है। मुख्य न्यायाधीश के तौर पर रंजन गोगोई के इन फैसलों को चुनौतीपूर्ण फैसलों के तौर पर याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चीफ जस्टिस के रूप में रंजन गोगोई ने कई अहम मामलों की सुनवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं जिसमें उनकी दूरदर्शिता दिखाई देती है। आइए एक नजर डालते हैं चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अहम फैसलों पर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का कार्यकाल उनके अहम और ऐतिहासिक फैसलों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इनमें केरल के शबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अहम है। धार्मिक भावना और आस्था से जुड़े इस मुद्दे पर काफी विवाद हुआ था, लेकिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने बड़ी ही सूझबूझ से और संवैधानिक कसौटी पर कसते हुए सितंबर 2018 में केरल में प्रसिद्ध अयप्पा मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर रोक समाप्त करने का फैसला सुनाया था। फैसले में उन्होंने साफ किया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले पर केरल शबरीमला विवाद को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका को अब 5 जजों की बेंच ने बहुमत से बड़ी बेंच को भेज दिया है, लेकिन मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का फैसला बरकरार रहेगा। अब 7 न्यायाधीशों की पीठ शबरीमला मंदिर और मस्जिद सहित अन्य धार्मिक स्थानों पर महिलाओं के प्रवेश पर रोक से संबंधित याचिकाओं की समीक्षा करेगी। कुछ चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में उन्होंने की है, जैसे रजिस्ट्री में जो केसेस फाइलिंग होती है और जिस तरह से हियरिंग पे आती है, कभी गायब हो जाती है लिस्ट से, इन सब चीज़ों को लेके उन्होंने जो रजिस्ट्री में फाइलिंग है और लिस्टिंग है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की उन्होंने। तो इसके लिए जो कि आम जनता से जुड़ा हुआ ही मामला है, मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा कदम उन्होंने उठाया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के कार्यकाल में लिया गया एक और फैसला नजीर बन गया। इस फैसले के तहत चीफ जस्टिस ऑफिस को भी आरटीआई के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया। जस्टिस गोगोई के कार्यकाल में लिया गया ये फैसला न्यायालय की जवाबदेही तय करने को लेकर बेहद अहम है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान बेंच ने कुछ शर्तों के साथ चीफ जस्टिस कार्यालय को सूचना के अधिकार कानून यानी आरटीआई के दायरे में लाने का ऐतिहासिक फैसला दिया था। इस फैसले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि पारदर्शिता के मद्देनजर न्यायिक स्वतंत्रता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि सीजेआई का ऑफिस भी पब्लिक अथॉरिटी है, इसके फैसले के तहत सभी जज आरटीआई के दायरे में आएंगे, लिहाजा चीफ जस्टिस के ऑफिस से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी जा सकती है। जो ट्रायल कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर है और वैकेंसीज हैं उनको लेके ओपीआईएल अभी भी चल रहा है, पहले से चल रहा था। बीच में उन्होंने एक अलग से एक सो मोटो कॉग्निजेंस लेके एक सेंट्रल गवर्नमेंट से लेटर आया था उसका, लॉ मिनिस्ट्री से, उस पर शुरू किया था। मुझे लगता है वो काम शायद अधूरा रह गया, हालांकि उसमें बहुत सारे काम उसमें भी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मेरे हिसाब से वो काम पूरा नहीं हो पाया। उम्मीद करते हैं कि अगले जो मुख्य न्यायाधीश आ रहे हैं जस्टिस एस ए बोबडे, वो उसको पूरा करेंगे, क्योंकि आम आदमी का वास्ता जो है निचली अदालतों से ज़्यादा होता है। अगर निचली अदालतों में सही संख्या में जज हैं और ठीक ढंग से काम हो रहा है तो आम आदमी का काम ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने कार्यकाल में एक और अहम फैसला लिया और वो था सरकारी विज्ञापनों में नेताओं की तस्वीर पर पाबंदी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और पीसी घोष की पीठ ने सरकारी विज्ञापनों में नेताओं की तस्वीर लगाने पर पाबंदी लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस एक और अहम फैसले के बाद से सरकारी विज्ञापनों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस संबंधित विभागों के केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संबंधित विभाग के मंत्री के अलावा किसी भी नेता की सरकारी विज्ञापन पर तस्वीर प्रकाशित करने पर पाबंदी थी। हालांकि बाद में पुनर्विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों और अपवाद के साथ सरकारी विज्ञापनों में तस्वीर लगाने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का हर फैसला अपने आप में एक मिसाल बन गया। अंग्रेजी और हिंदी समेत 7 भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को प्रकाशित करने का फैसला भी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने ही लिया था।
उन्होंने एक फ़ैसला दिया है फाइनेंशियल ट्राइब्यूनल्स के बारे में। तो उसमें बोला गया है कि ये जो एक्ट है फाइनेंस बिल 2017, वो उन्होंने बोला कि ये इनका जो स्ट्रक्चर है ट्राइब्यूनल का, उसको वो नहीं छेड़छाड़ कर सकते, इसलिए उसको सेट असाइड कर दिया। दूसरा, इन्होंने एक आर्बिट्रेशन के संबंध में एक बहुत बड़ा फ़ैसला दिया था। अगर किसी पार्टी के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है, उसको भी आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जा सकता है, लेकिन उसमें उनसे लिखित कंसेंट चाहिए होगा। और एनआरसी से संबंधित भी उनके बहुत सारे ऑर्डर्स और फैसले रहे हैं, जिससे असम में एनआरसी की लिस्ट जो बन रही है। इस फैसले के पहले तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित होते थे। हिंदी या किसी दूसरी भाषा में फैसलों का प्रकाशन नहीं होता था, जिससे गैर अंग्रेजी भाषी लोगों को फैसला पढ़ने या उसे समझने में दिक्कतें पेश आती थीं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसले अंग्रेजी और हिंदी समेत 7 भाषाओं में प्रकाशित किए जाते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर रंजन गोगोई का कार्यकाल बेहद प्रभावशाली रहा है। करीब 13.5 महीने के कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर दूरगामी असर डालने वाले साबित होंगे। जस्टिस रंजन गोगोई ने 3 अक्टूबर 2018 को देश के प्रधान न्यायाधीश के पद की शपथ ली। वे भारत के 46वें प्रधान न्यायाधीश बने। उनका कार्यकाल 17 नवंबर 2019 तक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से जस्टिस दीपक मिश्रा के सेवानिवृत्ति होने के बाद जस्टिस रंजन गोगोई ने इस पद की जिम्मेदारी संभाली। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का जन्म 18 नवंबर 1954 को असम के डिब्रूगढ़ में हुआ। उनकी शुरुआती शिक्षा डिब्रूगढ़ के डॉन बॉस्को स्कूल से और इंटरमीडिएट की पढ़ाई कॉटन कॉलेज गुवाहाटी से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से उन्होंने इतिहास में बीए की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने करियर की शुरुआत साल 1978 में गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक वकील के तौर पर की। 28 फरवरी 2001 को उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनाया गया। इसके बाद 9 सितंबर 2010 को उनका तबादला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में हो गया। 12 फरवरी 2011 को उनकी नियुक्ति पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हुई। इस पद पर वो करीब 1 साल तक रहे। उसके बाद 23 अप्रैल 2012 को वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। वकालत उन्होंने गुवाहाटी में शुरू करी और फिर 2001 में वो हाई कोर्ट के जज बने गुवाहाटी के। उसके बाद वो पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और 2012 में सुप्रीम कोर्ट में उनका एलिवेशन हुआ। और 3 अक्टूबर को, जहाँ तक मुझे ख्याल है, 2018 में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। देखा जाए, अगर ओवरऑल उनका देखा जाए, कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा और उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक फैसले दिए हैं जिससे उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने से पहले रंजन गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट की कई पीठों का हिस्सा रहने के दौरान कई अहम फैसले भी दिए। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को संपत्ति, शिक्षा और चल रहे मुकदमे का ब्यौरा देने के लिए आदेश देने वाली पीठ में जस्टिस रंजन गोगोई भी शामिल थे। मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी विज्ञापनों में केवल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और भारत के प्रधान न्यायाधीश की तस्वीरें शामिल हो सकती हैं। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि राजनेता राजनीतिक फायदे के लिए करदाता के पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकें। इस निर्णय के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की गई, जिसकी न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। इसके अलावा साल 2016 में जस्टिस रंजन गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मार्कंडे काटजू को अवमानना का नोटिस भेजा था। जस्टिस काटजू ने अपने एक फेसबुक पोस्ट में सौम्या रेप और मर्डर केस में शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए फैसले की आलोचना की थी। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को रेप का दोषी करार दिया, लेकिन हत्या का नहीं। इस मामले का फैसला जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया था।
अवमानना नोटिस के बाद जस्टिस काटजू सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने फेसबुक पोस्ट के लिए माफी मांगी, तब जाकर मामला खत्म हुआ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर जस्टिस रंजन गोगोई के अन्य फैसलों की बात करें तो कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस कर्णन को 6 महीने की कैद की सजा और असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी बनाने के आदेश वाली पीठ में वे रह चुके हैं। इसके साथ ही जाटों को केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी के दायरे से बाहर करने वाली पीठ में भी वो शामिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। आप भी हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।